नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, खबरों का महाबुलेटिन, जिसमें हम लेते हैं खबरों की खबर। यहां आपको मिलती हैं खबर A to Z। तो आज की वो बड़ी खबरें क्या है जो हमें जानना चाहिए और इनके पीछे की असल खबर क्या है, शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड की। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है और आज इसी से जुड़ी एक खबर आई कर्नाटक से। कर्नाटक के हुबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और वहां रोड शो के दौरान उनकी सुरक्षा में एक बड़ी चूक दिखी। रिपोर्ट इस पर देखिए, फिर आगे बात करेंगे। कार के दरवाजे से निकलकर लोगों का अभिवादन करते प्रधानमंत्री मोदी, सुरक्षा में तैनात एसपीजी के जवान और अचानक फूल की माला पकड़े एक शख्स प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंच जाता है। तस्वीरें कर्नाटक के हुबली की हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। प्रधानमंत्री युवा महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। पीएम रोड शो कर रहे थे और इसी दौरान उनकी कार के पास एक युवक माला लेकर पहुंच गया और उन्हें पहनाने की कोशिश भी करने लगा। हालांकि सुरक्षा कर्मी ने युवक को फौरन उनके पास जाने से रोक दिया। पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक से इनकार किया। हालांकि इस वीडियो में साफ तौर पर दिखा कि युवक माला लेकर प्रधानमंत्री की कार के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। आपको बता दें कि पिछले 26 साल से जनवरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव होता है, जो कि देश के अलग अलग राज्यों में किया जाता है। आपको बता दें कि हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन होता है, जो कि देश के अलग अलग राज्यों में किया जाता है। तो युवा महोत्सव के इस मंच पर पहुंचने के पहले और रोड शो के दरमियान जो कुछ हुआ, इसकी चर्चा कहीं ज्यादा हुई आयोजन से ज्यादा। जो सुरक्षा में चूक पर चिंता पूरी तरह वाजिब है। वैसे सुरक्षा की मल्टी लेयर्स होती हैं किसी वीवीआईपी के आसपास, और खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री की बात हो तो फिर और संजीदा है। कैसी होती है प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था, आज हम इसको डिकोड करें। भारत में अगर मौजूदा प्रधानमंत्री या पूर्व पीएम के कार्यक्रम रहें तो उसके लिए एक स्पेशल मीडिया पास के द्वारा कोई मीडिया पर्सन पहुंच पाता है। इंडोर कार्यक्रम है तो वहां एक तय समय के बाद प्रवेश पूरी तरह बंद होता है। कौन कितने डिस्टेंस के ऊपर रहेगा, दूरी पर रहेगा, ये पहले से तय रहता है। प्रधानमंत्री का सुरक्षा घेरा या घेरे बड़े पुख्ता होते हैं, उसे भेद पाना कतई आसान नहीं होता। ये घेरा कम से कम 5 स्तरीय होता है। खतरे के मुताबिक इसे बढ़ाया घटाया भी जा सकता है। पीएम के सुरक्षा घेरे में सबसे निकट एसपीजी होती है और इसके साथ साथ सीपीटी यानी कि क्लोज प्रोटेक्शन टीम। इसके बाद एसपीजी की एक और टीम होती है जो उसके बाहर का घेरा बनाती है। ये कुछ दूरी के ऊपर तैनात रहती है और इसके बाद पैरामिलिट्री और फिर पुलिस का घेरा। चौथी परत में पैरामिलिट्री के जवान होते हैं। 5वें नंबर के ऊपर स्थानीय पुलिस का अमला होता है। इनके साथ साथ कई दस्ते आसपास की ऊंची बिल्डिंग से पूरे इलाके को मॉनिटर करते रहते हैं। कहने का अर्थ ये कि इतनी भारी भरकम सुरक्षा लेयर्स को कोई कैसे भेज सकता है, कोई अति उत्साह में ही सही कैसे इतने निकट पहुंच सकता है, वो भी उस देश में और उस इलाकों में जहां पहले इस तरह की घटनाएं घट चुकी। चलिए, सवाल गंभीरता देश में उठा और इस पर चिंतन जरूर बनता है। चिंता ना हो इसके लिए चिंतन बनता है। एक और चिंतन की बात, एक और चिंता की बात बिहार से भी दिखी, जहां शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस, जो सबकी आस्था और अंतर मन में बसता है, उसको लेकर एक ऐसा बयान दिया जो बेहद आपत्तिजनक है। क्या ये बयान है, सुनिए। ये जो ग्रंथ है नफरत को बोने वाले, ये बिहार के शिक्षा मंत्री का पूरी उम्र का कुल जमा ज्ञान है, जिसमें उन्हें रामचरितमानस एक नफरत फैलाने वाला ग्रंथ लगता है। इनका नाम है चंद्रशेखर और इन्होंने रामचरितमानस के साथ साथ मनुस्मृति की भी निंदा की। ये जो ग्रंथ है नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। अब बयान ऐसा है तो बवाल होना तय है। नीतीश के सिपाही के इस बयान की वजह से न केवल उनकी बल्कि पार्टी की भी निंदा की जा रही। पहली बार देखा गया है कि शिक्षा मंत्री ही तोड़ने का काम कर रहे हैं, धार्मिक ग्रंथ की, धार्मिक चौपाई की गलत व्याख्या कर रहे हैं।
जो कि ठीक नहीं है और बिहार की स्थिति का भी वर्णन करती है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का कहना है कि उन्हें इस बयान की जानकारी नहीं है। बड़ी बात ये कि जेडीयू आरजेडी के समर्थक कांग्रेस पार्टी भी चंद्रशेखर के इस बयान की निंदा कर रही है। रामचरितमानस और तीसरे युग में किसने क्या कहा और किस अंदाज में विरोध किया या फिर इस बात पर सफाई दी, ये तो आपने देख सुन लिया। लेकिन सनातनी लोगों के लिए रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है। चूंकि बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाले ग्रंथ कहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? अज्ञानता, असंवेदनशीलता, धृष्टता या खुले तौर पर सियासी पैंतरा या फिर अधर्म, जो नाम आप देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन रामचरितमानस हमारे लिए क्या है, इसे हमसे बेहतर कौन समझेगा? बचपन से अभी तक लगातार इसके महत्व को हम समझते आए। आज हम फिर से इसके महत्व को एक बार डिकोड कर रहे हैं। रामायण यानी श्री राम कथा, जिसका सबसे आसान और लोकप्रिय संस्करण है रामचरितमानस। इसकी रचना की गोस्वामी तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस को लिखा था। रामचरितमानस शब्द का अर्थ अगर आप भेद करके देखें, इसे विस्तारित करके देखें, तो राम के कर्मों की झील, ये इसका तात्पर्य। पूरी कहानी में बड़े मधुर तरीके से कविताओं का, कवित्व का समावेश है। ये मन को और आत्मा को सुकून देता है। मानस शब्द का अर्थ शिव के मन में कल्पनाओं की झील से है। रामचरितमानस अवधी बोली में लिखी गई है। अवधी बोली में रामायण का संस्करण लिखने का फैसला लिया गया ताकि महान नायक श्री राम की कहानी को आप स्थानीय भाषा में बड़ी आसान शब्दों में, जो हम कहते सुनते हैं, उसमें कह सकें, सुन सकें, समझ सकें। सबके लिए इसे सुलभ बनाना इसका मकसद था। अवधी उस समय मध्य और उत्तर भारत में प्रमुख हिस्सों में सामान्य भाषा के तौर पर प्रयोग की जाने वाली भाषा रही है। रामचरितमानस को चौपाई के प्रारूप में लिखा गया है। इसे गाया जाता है, इसे श्रवण किया जाता है। कुल मिलाकर भगवान राम के जीवन को आत्मसात करने का सबसे अच्छा, सबसे सरल माध्यम है रामचरितमानस। और अगर उसे कोई नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहेगा तो जाहिर तौर पर उस पर तीखी और कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, जो आ रही हैं। अब कितना नुकसान होता है और कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाता है, ये हम देखेंगे। छत्तीसगढ़ में आपको लिए चलते हैं। इन दिनों धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं, आर पार के मूड में हैं। सरकार को अब कई इलाकों से साजिश की बू आ रही है और इसीलिए उपद्रवियों से निपटने, प्रशासन को रासुका लगा करके निपटने के लिए, सख्ती से निपटने के लिए कहा गया है और इसे बीजेपी अघोषित आपातकाल बता रही है। रिपोर्ट देखिए। पिछले दिनों नारायणपुर की घटना आपको याद होगी। इस हिंसा के बाद अब प्रदेश के 31 जिलों में इसी तरह की घटनाओं के संकेत मिले हैं, जिसके बाद सरकार ने रासुका के तहत कार्रवाई का आदेश दिया है। ये आदेश बीजेपी को रास नहीं आया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार अघोषित आपातकाल की तरफ बढ़ रही। 1975 की याद दिलाता है, जब इस देश में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। अब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी इमरजेंसी थोपने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। सीएम भूपेश बघेल ने पूरे देश में इमरजेंसी जैसे हालात का इशारा दिया, तो वहीं मोहन मरकाम ने भी कुछ इसी अंदाज में प्रतिक्रिया दी। पूरे देश में लगा हुआ है तो बोल पाता है क्या? यहाँ तो ये है कि भाजपा के खिलाफ बोलो तो धर्मद्रोही हो जाते हैं, दिल्ली सरकार के खिलाफ बोलो तो राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केंद्र से कहना चाहिए कि उन्होंने जो इमरजेंसी स्थिति को केंद्र सरकार ने लगा दी है। बहरहाल सवाल ये कि रासुका लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वाकई छत्तीसगढ़ की फिजा में सांप्रदायिक जहर घोला जा रहा है? और अगर ऐसा है तो इस षड्यंत्र के पीछे कौन है? तो सवाल तो इस एक कदम से कई उठे। सवाल ये कि रासुका ही क्यों, इसकी इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, जहां बीजेपी की सरकारें वो भी इसका प्रयोग करती आई हैं, कर भी रही हैं। फिर आपातकाल से इसकी तुलना क्यों? इस पर हमने डिबेट भी की, आपने देखी सुनी होगी। लेकिन फिलहाल रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्या है, जिस पर इतना हंगामा मच रहा है, इसे आज हम डिकोड करते हैं, समझते हैं। केंद्र या राज्य सरकार किसी व्यक्ति हानिकारक कार्य करने से रोकथाम करने के लिए, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को बहाल रखने के लिए ऐसे व्यक्ति को हिरासत में रखने, निरुद्ध करने का आदेश दे सकती है। ऐसा आदेश जारी होने के 7 दिन के भीतर राज्य सरकार केंद्र सरकार को भी इसकी जानकारी देगी। वो आधार भी बताएगी जिसके तहत ऐसा आदेश जारी किया गया। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को पहले 3 महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है,
जरूरत पड़ी तो 3-3 महीने के लिए हिरासत की अवधि को आप आगे बढ़ा सकते हैं। यानी शुरुआत में ही एकदम कारण स्पष्ट तौर पर बताने की इसमें जरूरत नहीं। इन सब के बावजूद इसका इस्तेमाल एक दुधारी तलवार की तरह कई बार होता दिखा है, जिस पर हमारे एक्सपर्ट ने भी आपने सुना होगा डिबेट में अपनी बात कही। लेकिन अब इसका इस्तेमाल प्रदेश में किस अंदाज में होता है और इसके लिए खौफ कितना जायज है, कुछ दिनों में स्पष्ट होगा। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी। मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर असर जमीन पर दिख रहा है। एमपी में सरकार पूरी तरह एक्टिव है और यही वजह है कि इस मोर्चे पर विधायकों को अब एक नई जिम्मेदारी मिली है और एक पंथ दो काज की कहावत इसमें चरितार्थ होती। क्या है ये, देखिए। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायकों को अब अपने क्षेत्र के उन लोगों से हर दिन बात करनी होगी जिन्हें सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ मिला है। हर दिन उन्हें ऐसे करीब 150 लोगों से बात करने का टास्क मिला है। बीजेपी के सभी विधायकों को ये टास्क देते हुए कहा गया कि वे हर दिन 150 ऐसे हितग्राहियों से बात करें जिन्हें केंद्र और राज्य की किसी न किसी योजना का लाभ मिला हो। जिन लोगों का फीडबैक नेगेटिव है, उनकी नाराजगी की वजह पता लगाने का भी प्रयास करने के निर्देश हैं। हम अपनी ओर से पूरी नेटवर्किंग करते हुए अपने कार्यकर्ता यानी बूथ अध्यक्ष के साथ में ये मैपिंग करने का प्रयास कर रहे हैं कि उसमें बूथ में कितने हितग्राही रहते हैं और एक कार्यकर्ता को कितने हितग्राहियों से संपर्क सुनिश्चित करना है, संबंध बनाना है, फिर हितचिंतक बनाना है और फिर भाजपा का वोटर बनाना है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की इस कवायद पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। तो वो गाइडलाइन तय करे ना भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनके ही लोग वो तमाम काम कर रहे हैं जो राष्ट्र और राजद्रोह के समकक्ष हैं। कुल मिलाकर सरकार ये जानना चाहती है कि चुनाव से पहले क्या सुधार करने की आवश्यकता है। अब सरकार का फोकस इस बात पर है कि सभी हितग्राहियों से मंत्रियों और विधायकों का संवाद हो। संवाद होने से हितग्राही भावनात्मक तौर पर विधायकों, पार्टी और सरकार के कामकाज से जुड़ेंगे और इसका फायदा पार्टी को चुनाव में मिलेगा। तो सरकार के विधायकों को यानी सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। इस कवायद का क्या फायदा है, जरा इसको भी डिकोड कर लें। पहली बात तो यह कि सरकारी योजना के हितग्राहियों से मुलाकात करना, उनकी परेशानी जानने की कोशिश करना एक पब्लिक इवेंट होगा, यानी पब्लिक आई में होगा, लोगों के सामने होगा। विधायकों को सीधे सीधे इसके लिए जनसंपर्क करना पड़ेगा, जमीन पर उतरना पड़ेगा जो दल चाहते हैं। इसके 3 फायदे होंगे। पहला ये कि जनता के बीच विधायकों की मौजूदगी दर्ज होगी। दूसरा फायदा, जनता को पता चलेगा कि सरकार की योजनाएं हैं कौन कौन सी, और जनता को ये भी पता लगेगा कि सरकार की नीति कितनी जन कल्याणकारी है। तीसरा फायदा, मीडिया में कवरेज मिलेगा। मतलब चुनाव से पहले मीडिया में सरकार के बारे में, उसकी योजनाओं के बारे में, उसके हितग्राहियों के बारे में एक साथ प्रचार होगा। कुल मिलाकर इस कवायद को भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार का एक बड़ा ही वाइस होशियारी भरा कदम माना जा सकता है और यही काम पिछली सरकारें भी करना चाहती थीं, लेकिन इसमें वो कितनी कामयाब रहीं वो कार्यकर्ताओं की या नेताओं की जमीनी मेहनत पर निर्भर किया है। अब देखना होगा यहां इसका कितना पालन होता है। अगली खबर है छत्तीसगढ़ के केशकाल से, जहां मंत्री कवासी लखमा का एक क्रिकेटर अवतार दिखा। ये बात अलग है कि लखमा कोई रन क्रीज पर बना नहीं पाए, लेकिन वहां हुआ क्या, ये रिपोर्ट में आप देखें। कुर्ता पैजामा, हाथ में बल्ला और चौका या छक्का मारने के लिए तैयार मंत्री महोदय। तस्वीरें केशकाल के कोरगांव की हैं। अब जरा तस्वीरों को गौर से देखिए। मंत्री कवासी लखमा की पहली, दूसरी और तीसरी बॉल चूक जाती है। मंत्री महोदय पूरी कोशिश करते हैं लेकिन बल्ले से बॉल टच तक नहीं होती। विकेट कीपर चूकी हुई बॉल को कैच कर मुस्कुराता दिखता है। आसपास के लोग भी मंत्री कवासी लखमा को बल्लेबाजी करते देखकर बेहद उत्साहित नजर आते हैं। कोंडागांव जिला प्रभारी कवासी लखमा केशकाल दौरे के दौरान ग्राम कोरगांव में चल रहे क्रिकेट मैच के समापन अवसर पर पहुंचे। इसी बीच मंत्री लखमा क्रिकेट खेलने से खुद को रोक नहीं पाए। बहरहाल विपक्षी दलों के आरोपों की हर बॉल पर चौका लगाने वाले मंत्री जी असल क्रिकेट की पिच पर कमाल करने से चूक गए। तो मंत्री कवासी लखमा अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आदिवासी नेता हैं, बिल्कुल ठेठ देसी उनका अंदाज है। जिस तरीके से वो बोलते हैं उसका जरूर प्रतिदिन खबरों में आप मुजाहरा देखते हैं कि किस अंदाज में वो अपनी बात कहते हैं। और यहां पर उन्होंने धोती और कुर्ते में हाथ तो आजमा लिए, लेकिन ये बात अलग है कि वो किसी को बाउंड्री पार नहीं करा पाए। पर सरकार की तरफ जितने भी आरोपों की गेंद आती है उसे बहुत अच्छी तरह से वो खेलते नजर आते हैं।
स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आज पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और इसी क्रम में मध्य प्रदेश में कितने युवा बेरोजगार हैं, कितने वोटर हैं, कितने 2023 में पहली बार वोट डालेंगे, इस पर एक नई बहस छिड़ी या एक नया कार्यक्रम दिखा है। देखिए, मध्य प्रदेश में 25 लाख से ज्यादा बेरोजगार, मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ युवा वोटर, 23 में 11 लाख युवा पहली बार देंगे वोट। ये चंद आंकड़े प्रदेश में युवाओं की सियासी अहमियत को बताते हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय युवा दिवस पर भारतीय जनता पार्टी ने खेलेगा मध्य प्रदेश अभियान के जरिए युवाओं को रिझाना शुरू कर दिया है। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सरकार बनने के 6 महीने में युवाओं को रोजगार की गारंटी दी है। कमलनाथ के इस ट्वीट के बाद एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ठन गई है। मुख्यमंत्री बने 15 महीनों में तो इस दौरान एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर ढोल चराने और बैंड बाजे बजाने का ये प्रशिक्षण देने की बात करने लगे। ना बेरोजगारी भत्ता दिया जैसा वादा किया था, इसलिए काला अतीत कमलनाथ जी का रोजगार के मसले पर है। उन 35 लाख युवाओं को दिल से पूछिए, ये भाजपा के युवा मोर्चा के लोग उनके पास जाएंगे तो क्या जवाब इनको मिलेगा। अब युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में भुखमरी फैली हुई है, युवा बेरोजगार हैं, पकौड़े तलने पर मजबूर हैं। कमलनाथ के वायदों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासत जरूर शुरू हो गई, लेकिन प्रदेश के युवा अच्छी तरह समझते हैं कि ये केवल सियासी शिगुफे हैं। जाहिर है 2023 के विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी एक बार फिर बड़ा मुद्दा हो सकता है और युवा जिसके साथ खड़े होंगे, जीत का ताज उसी के सर सजेगा। तो आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बूथ और यूथ की राजनीति होने लगी है। इसके मायने जरा क्या हैं, इसको भी आप समझ लीजिए। पहली बात तो ये, ऐसा माना जाता है कि पहली बार वोट डालने वाले वोटर्स को प्रभावित करना थोड़ा सा अपेक्षाकृत आसान होता है, क्योंकि उन पर कोई लेयर नहीं होती। ये भी माना जाता है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स को अगर एक बार आप अच्छी तरह से साध लें तो वो लंबे समय तक पार्टी की विचारधारा से, पार्टी के काम से जुड़े रहते हैं। पहली बार वोटर चूंकि बेरोजगार होता है, इसलिए राजनीतिक दल नौकरी का वायदा, उनके रोजगार का, उनके भविष्य को सिक्योर करने का वायदा जरूर करते हैं। 18 साल के युवा को दिया जाने वाला लॉलीपॉप भी आप इसे कह सकते हैं, जो हर बार चुनाव में दिया जाता है। फर्स्ट टाइम वोटर को विशेष विचारधारा का अनुयायी बनाना थोड़ा आसान है, ये दल समझते हैं, क्योंकि वो भावनात्मक तरीके से चीजों को देखते हैं बजाय प्रैक्टिकल के, क्योंकि अनुभव से ज्यादा उनके पास जोश होता है, भविष्य के सपने होते हैं। अब इसमें कौन सा दल कितना कारगर होगा ये हम देखेंगे। फिलहाल सबकी रणनीतियां तैयार हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां फर्जीवाड़े की हद देखिए कि 2 बच्चों की मां को भी किसी विवाह योजना का लाभ मिल गया। वो तो दूसरी बार हो जाता अगर कोई शिकायत न करता। पूरा वाकया देखिए रिपोर्ट में। रीवा के हनुमाना जनपद पंचायत क्षेत्र के कैलाशपुर गांव के रहने वाले एक शख्स ने विवाह योजना में भ्रष्टाचार का नया अध्याय जोड़ दिया। बताया जा रहा है कि नीरज यादव नाम के शख्स ने अपनी बहन की शादी के नाम पर कन्या विवाह योजना के माध्यम से 51,000 रुपए फर्जी तरीके से निकाल लिए, जबकि 10 साल पहले उसकी शादी हो गई थी और उसके 2 बच्चे भी हैं। और इसके बाद उसने इसी तरीके से अपनी दूसरी बहन के नाम पर भी 51,000 रुपए निकालने का प्रयास किया, लेकिन इस बार मामला खुल गया। इसकी शिकायत सरपंच और सचिव ने जनपद पंचायत कार्यालय में की है। 51,000 रुपए की लालच में पड़कर हमारा और सचिव का फर्जी सील सिग्नेचर करके स्वीकृत कराया। फाइल वहाँ से मंगाई गई जिले से, उसकी जांच प्रक्रिया चालू है। शिकायत के बाद हनुमाना जनपद के सीओ अजय सिंह कहते हैं कि 1 हफ्ते पहले शिकायत मिली है। एक बार कोई राशि के बारे में आवेदन आया है, उसका जांच करके बता दें कि पिछले साल दिसंबर में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी जांच अब भी जारी है। तो किसी भी शासकीय योजना को पलीता क्या बिना अधिकारियों के मंशा के प्रश्रय के हो सकता है? और अगर ऐसा नहीं है तो कोई आंखों में धूल झोंक रहा है, एक नहीं 2 बार, पता कैसे नहीं चलता? ये भी व्यवस्थाओं पर सवाल है। अगली खबर है पाकिस्तान से, हमारे पड़ोसी मुल्क से, जहां महंगाई की मार तो देखिए कि लोग 1 किलो आटे की थैली के लिए मारामारी कर रहे हैं। हालात कितने भयावह हैं देखिए। लड़ते झगड़ते मरने मारने पर उतारू इन लोगों को देखिए। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आप भी सोच रहे होंगे। चलिए आपको बताते हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान की हैं, जहां लोग आटे के लिए तरस रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल से आटे की बेहद कमी है और इस वजह से इसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन खुद सरकार और आटे के कारोबार से जुड़े लोग कहते हैं इस बार स्थिति कहीं गंभीर है। पाकिस्तान आटा डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक
सिर्फ एक सप्ताह के दौरान 20 किलो की थैली के दाम में 500 रुपए, जबकि बीते 1.5 से 2 हफ्ते में 700 रुपए से अधिक का इजाफा हुआ है। आटे के मौजूदा संकट के कारणों पर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि अभी भी आबादी के हिसाब से 100 किलोग्राम वाली 1.5 करोड़ बोरियों की जरूरत है, जबकि पाकिस्तान में गेहूं की सालाना उपज 1 करोड़ बोरी के लगभग है। बहरहाल मसला सिर्फ आटे तक सिमटा नहीं है। पाकिस्तान में गैस, पेट्रोल, डीजल, सब्जियों के दाम आसमान पर हैं। कुल मिलाकर सरकार हैरान है और जनता परेशान। तो आतंकवाद से सबको त्रस्त करने वाला, आतंकियों को प्रश्रय देने वाला एक मुल्क इस कगार तक पहुंचा कैसे? आखिर पाकिस्तान में आटे का संकट है क्यों? जरा वहां जनता को जो दिक्कत हो रही है, महंगाई से परेशान है, सरकार इस पर क्या कर रही है, इसे जरा हम आज डिकोड कर लें। पाकिस्तान की सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार तकरीबन खाली है। उसके पास 5 अरब डॉलर से कम विदेशी मुद्रा अभी बची है। इतनी रकम से सिर्फ 3 सप्ताह का आयात खर्च ही निकाला जा सकता है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया लगातार गिर रहा है और इस वजह से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती ही जा रही है। ऊपर से रूस यूक्रेन का युद्ध खिंच गया, गेहूं के आयात में कमी आई और आटे का संकट क्या है वो आपने देख लिया। शाहबाज सरकार की बात करें तो पूरी दुनिया में वो कर्ज मांगते फिर रही है। पाकिस्तान में आई बाढ़ का हवाला देकर चीन, सऊदी अरब, यूएई सब जगह से कर्ज मांगा जा रहा है। इसके साथ ही IMF से भी कर्ज मांगा गया है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान डिफॉल्टर होने की कगार पर दिखता है और जाहिर तौर पर कहते हैं कि आने वाले समय की प्रिपरेशन ना की जाए और अगर षड्यंत्र में समय जाया जाए तो फिर इस तरह के हालात बन सकते हैं, जबकि वहां कृषि को लेकर काफी बेहतर स्थितियां पहले रहीं। आज के न्यूज डिकोड में बस इतना ही। कल फिर से दिन की बड़ी खबरों को डिकोड करने के लिए इसी मंच पर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।